कर दिया है। ठीक 10 दिन के बाद 2 मार्च को वोटिंग, 12 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और इसी के साथ आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है उन जगहों पर जहां पर चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो चुनावी बिगुल है वो बच चुका है और कई सालों से जो लोग हैं वो चुनावों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि गुरुग्राम जो है वहां पर पहले भी कई बार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मानेसर के लिए जो चुनाव है वो नए हैं, क्योंकि नगर निगम मानेसर 4 साल पहले बन गया था और अब जो मानेसर की जनता है वो चुनावों का इंतजार कर रही थी। मानेसर की जनता लगातार यही सोच रही थी कि कब जो है वो अपने पार्षद को, अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे, क्योंकि कई समय से जो है वो काम अटका हुआ था, जिसको लेकर लोग भी काफी परेशान नजर आ रहे थे। और अब जो है चुनावों की घोषणा हो गई है। गुरुग्राम और मानेसर में जो है वो चुनाव होंगे। अगर बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में कुल 36 जो वार्ड है वो बनाए गए हैं। साथ ही 8 लाख से ज्यादा मतदाता गुरुग्राम में है। और अगर मानेसर की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा मतदाता मानेसर में है, क्योंकि मानेसर की जो कुल आबादी है वो 1,60,000 आबादी जो है मानेसर की कही जाती है। और जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे थे, अब चुनावी बिगुल बच चुका है और कल ही जो है दिल्ली में चुनाव होंगे। और जो हरियाणा का जो गुरुग्राम और कई एरिया है जो एनसीआर से लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली चुनावों का असर भी इन चुनावों पर जरूर देखने को मिलेगा। और अब जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 2 मार्च को चुनाव होंगे, 28 को जो है वो जो चुनाव प्रचार है उसको रोक दिया जाएगा और 12 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं अब लोग जो है बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे थे और अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो लोगों में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो अटके हुए काम है वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और गुरुग्राम में आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम में जो सीट है वो बीसीए महिला के लिए, जो बैकवर्ड कास्ट ए में जो महिलाएं आती हैं उनके लिए रिजर्व की गई थी। और मानेसर की बात करें तो मानेसर में सीट जो है वो जनरल थी। तो अब जो है जो बीजेपी बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो अब दोनों जो पार्टी हैं वो अपने प्रत्याशी उतारेंगी और अब देखना यह होगा कि चुनाव में इस बार किसकी जीत होती है, क्योंकि नगर निगम चुनावों का इंतजार कई सालों से जो है गुरुग्राम की जनता कर रही थी और अब जो है चुनावी बिगुल बच चुका है और लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जब नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद परिणाम सामने आएंगे, चुनाव हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रत्याशी जीत भी जाएगा हल्कों से। ऐसे में बड़ी बात यही है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लोगों को आप उम्मीदें हैं कि उनके जो रुके हुए काम है, जो छोटे छोटे कार्य जो पूरी तरीके से उनके आसपास के माहौल को बदल देते हैं या फिर बाधित कर देते हैं, वो तमाम जो कार्य हैं वो अब होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि चुनाव के बाद जब नतीजे आते हैं और सिर पर वो ताज जब सजता है, तो उसके बाद जिम्मेदारियां उसी तरीके से उठाई जाती हैं या नहीं उठाई जाती हैं, क्योंकि ये तो उम्मीदें सभी लगा लेते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो अंबाला और सोनीपत में उपचुनाव होंगे इन 2 जगहों पर। यहाँ पर भी अलग से व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जाएंगी। यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए अंबाला और सोनीपत में भी जो है वो उपचुनाव होंगे और उसको लेकर भी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अभी फिलहाल अगर बात करें अंबाला और सोनीपत की, तो वहां पर चुनाव के लिए जो है मतदाता भी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उपचुनाव एक बार फिर से वहां पर होंगे और लोग जो है वो अपने प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी किस तरीके के प्रत्याशी को जो है वो चुनती है और उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो रुचि है वो लोगों की दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, क्या लगता है आपको रोहित कि इस बार जिस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारी, ऐसे में अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव जिस तरीके से देखे गए, लोकसभा चुनाव जो हुए बिल्कुल उसके उलट विधानसभा चुनाव हुए, और अब ऐसे में जब ये चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं तिगड़ी बढ़ाने की ज़रूर कोशिश की जाएगी पार्टियों द्वारा, कांग्रेस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किस तरीके से बदलते हैं मिजाज, किस तरीके से जनता यहाँ पर इन चुनाव को देखती है, वो भी बहुत मायने रखता है। अभी तक 2 चुनाव जो बड़े चुनाव थे, मुख्य चुनाव जो थे वो देखे गए, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके का असर जो है वो देखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बहुमत हासिल की थी। हालांकि जब चुनाव की घोषणा हरियाणा में हुई थी तो कहीं ना कहीं जो लोगों का रुख था और जो चुनावी नतीजे और एग्जिट पोल आ रहे थे वो कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस को जिताते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब साइलेंट वोटर वोट करते हैं तो उसकी ताकत जो है वो अलग से ही देखने को मिलती है और गुरुग्राम में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। गुरुग्राम में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो भारी मतों से जीते थे। पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर उन्होंने जो है सबसे ज्यादा मत हासिल किए थे। तो कहीं ना कहीं
जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि 46,000 वोट ही कांग्रेस प्रत्याशी के यहाँ पर आए थे। और उसके बाद अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो लाख से ऊपर जो है वो वोट लेकर गए थे। तो कहीं ना कहीं जो साइलेंट वोटर है और जो गुरुग्राम की जनता है, कई लोग जो हैं वो एजुकेटेड नजर आते हैं, वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद ही जो है वो अपना नेता चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस की स्थिति गुरुग्राम और मानेसर की बात करें तो डामाडोल होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से इस बार टक्कर देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अक्टूबर में ही चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद जो माहौल है वो भी अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ ही बना हुआ है। और अगर बात करें दिल्ली चुनाव की, तो दिल्ली चुनाव में भी कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए जहां बीजेपी ने बाजी मारी है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है उसके अंदर जो अगर दिल्ली में बीजेपी चुनाव जीतती है तो उसका असर भी जरूर गुरुग्राम और मानेसर में देखने को मिलेगा। साथ ही जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में जो नतीजे आए थे तो उसका असर भी साफ तौर से गुरुग्राम में जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल असर गुड़गांव में भी देखने को मिलेगा। मानेसर का चुनाव इस बार ज़्यादा दिलचस्प जो है वो देखा जाएगा, जिस तरीके से अभी नया नया वहाँ पर चुनाव होगा। ऐसे में लोगों के अंदर अलग ही भावनाएं होंगी, इस चुनाव को लेकर अलग ही उम्मीदें होंगी लोगों के अंदर, क्योंकि अब जिस तरीके से इस चुनाव को जनता देख रही है वो आगे के लिए भी एक रणभूमि तैयार करेगा। क्योंकि यहाँ पर जब परिणाम आएंगे, जिस तरीके से कार्य किया जाएगा, जिस प्रत्याशी को वो लोग चुनेंगे, उसके बाद जिस तरीके से मानेसर पे काम होएगा उसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि नया नया चुनाव है मानेसर में। ऐसे में वहां की जनता से अगर आपने बातचीत की हो तो क्या कुछ वहां की जनता का सोचना है इस चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर मानेसर की जनता की बात करें तो हरियाणा जो इंडिया न्यूज़ हरियाणा है उसकी तरफ से एक पहल चलाई गई, एक प्रोग्राम शुरू करा गया शहर की सरकार, उसमें हर वार्ड की जो समस्या है वो दिखाते हैं। तो उसमें हम मानेसर के वार्ड 19 में भी गए थे, जहां पर जो वार्ड 19 के लोग हैं उन्होंने साफ तौर से अपना जो रुख है वो बीजेपी की तरफ दिखाया, क्योंकि पहले वहाँ सरपंची राज था और अब जो है नगर निगम उसे 4 साल से घोषित किया गया है। 2020 में नगर निगम मानेसर को घोषित कर दिया गया था और अब 4 साल से वहाँ की जनता जो है। ठीक है गोहित, आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक करेंगे रोहतक का, जहां से हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं। दिनेश, रोहतक के में भी अब चुनाव जो है वो होंगे, बहुत कम वक्त बच चुका है, आचार संहिता आज से लग चुकी है, 2 मार्च को वोटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम पार्टियां यहाँ पर जनता को रिझाने की भी कोशिश करती नजर आएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कौन से वो मुद्दे हैं रोहतक के जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या खासी तैयारियां आपको देखने को मिल रही हैं और किस कदर तैयारियां रफ्तार भर रही हैं? की बात करूं तो 2 मार्च को वोटिंग होनी है और प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा लंबा इंतजार जो है वो चुनाव परिणाम के लिए करना होगा। करीबन 10 दिन के बाद जो है चुनाव परिणाम सामने आएंगे, तब तक प्रत्याशियों को जो है इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चारों जो सीट है रोहतक जिले की विधानसभा की, उनमें कांग्रेस ने बाजी मारी है और कांग्रेस के ही चारों विधायक है। ऐसे में रोहतक मेयर के लिए जो बीजेपी है वो काफी यहाँ पर प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि कम से कम निकाय चुनाव में उनके जो प्रत्याशी है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत कर आए और रोहतक में नगर निगम चुनाव में मेयर भी बीजेपी का बने। तो यहाँ पर कांटे की लड़ाई बीजेपी के लिए होने वाली है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वर्षभर की लड़ाई इसलिए होने वाली है क्योंकि हाल ही में जो परिणाम विधानसभा चुनाव में आए थे और कांग्रेस के पक्ष में थे, उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी तक मेयर पद के लिए चुनाव किसी भी पार्टी का नहीं हो पाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल ये कह चुके हैं कि इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। रोहतक जिले की बात करें तो कुल 22 वार्ड है, जिसमें से 7 वार्डों में महिलाएं प्रत्याशी होंगी और 11 में पुरुष प्रत्याशी होंगे। इस बार खास बात यह है कि जो एससी और बीसी कैटेगरी में जो है महिलाओं के लिए अलग से पद दिया गया है और जो पुरुष है उनके लिए अलग से प्रत्याशी चुना जाएगा। तो कहीं ना कहीं अलग से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। और मेयर की बात करें तो पहले पिछली बार जो है 25 लाख रुपए तय सीमा थी उनकी खर्च के लिए, अब की बार 30 लाख रुपए तय सीमा रखी गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुए हैं। और मुद्दों की बात करें तो रोहतक में बिजली, पानी और सीवर की समस्या आम बात है। आए दिन प्रदर्शन होते हैं, अधिकारियों को ज्ञापन दिए जाते हैं, मुख्यतः यही मुद्दे सामने रहेंगे।
ठीक है, दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक करेंगे अम्बाला का, जहां पर हमारे सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, अम्बाला में कौन से मुद्दे हैं और साथ ही कैसे तैयारियां अम्बाला में अब देखी जाएगी, क्योंकि आज तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन तारीखों का काफ़ी वक्त से इंतजार जो है वो किया जा रहा था। प्रत्याशियों को लेकर भी जानकारी दीजिएगा, कौन हो सकते हैं, किनका नाम सामने आ सकता है। मेयर के चुनाव जो है जैसा कि घोषित हुए कि 2 मार्च को होने और 12 को रिजल्ट आना है, तो अम्बाला इसके लिए बिल्कुल तैयार है। अम्बाला में जो बीजेपी के लोग हैं वो इसमें जो भागीदारी करने के लिए इच्छुक है, लेकिन कांग्रेस का भी प्रत्याशी रहेगा। लेकिन बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशी है, हो सकता है विधायक जो है पूर्व विधायक रह गए हैं, तो हो सकता है वो अपनी तरफ से किसी उम्मीदवार को लेकर आए। और इसके साथ साथ कांग्रेस जो एमएलए बने हैं नए नए, वो भी हो सकता है अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करे। जबकि पिछली बार यही चुनाव जन चेतना पार्टी के जो उम्मीद थे शक्ति जो उस समय विधायक है की सीट खाली हुई है, और इसको लेकर पूरी तैयारियां अम्बाला में है। एनडीसी की मेन समस्या है, नगर निगम की बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम जैसे शहर की सरकार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोग एक ही बात बार बार कर रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था, नगर निगम जो है, नगर निगम में सफाई की व्यवस्था नहीं है, नगर निगम में एनडीसी की समस्या नहीं है। और जो लोग यही कह रहे हैं कि जो मेयर स्ट्रॉन्ग होगा, शक्तिशाली होगा, जैसे पहले मेयर थे, अगर वैसा होगा तो हम उसी को वोटिंग करेंगे। उसी को लेकर जो है अब चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या होता है, कौन कौन उम्मीदवार होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अम्बाला इस समय शहर की सरकार के लिए तैयार है। बिल्कुल रुक करेंगे अब हिसार का, जहां से हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिसार से। कुलदीप, हिसार पे 2,68,000 मतदाता वोटिंग करेंगे और ऐसे में तैयारियां वहां पर भी देखी जाएगी। किस तरीके से वहां पर प्रत्याशियों को लेकर जनता की नजरें बनी हुई हैं, कौन से हिसार के मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना मत अधिकार का इस्तेमाल करेगी। कुलदीप, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, लगातार हम लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को। जी बिल्कुल, लोगों से मिलकर लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो है लोग बता रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या हिसार में सफाई का मामला भी काफी गर्म है, क्योंकि सफाई को लेकर यहाँ पिछले जो है लंबे समय से पहले कंपनी को लेकर विवाद चला था। हालांकि अब जो है कंपनी के पास टेंडर है, वो कूड़ा उठान का कार्य कर रही है, लेकिन लोग जो है उस काम से असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही साथ जो है शहर का जो आउटर इलाका है, जो बॉर्डर इलाका है, उसमें कहीं ना कहीं जो है निगम की व्यवस्थाओं को लेकर जो है बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से सीवरेज ओवरफ्लो की बात है, हिसार की जो नवदीप कॉलोनी है, वहाँ जो है जो सीवरेज के वो नहीं जुड़े थे, जिससे कहीं ना कहीं वहाँ बारिश के समय में पानी भरता था। इसके अलावा जो पुराने शहर के सीवरेज कनेक्शन है, ये तमाम मुद्दे हैं जो में इस बार चुनाव में हावी होंगे, क्योंकि पिछली बार भी जो है चुनाव के दौरान, जो विधानसभा चुनाव थे उस दौरान जो है वो बीजेपी छोड़कर जो है अब के बाद निर्दलीय विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि पार्टी की तरफ से किसको उतारा जाता है, क्योंकि जो पूर्व मेयर है वो पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। और इसके साथ साथ जो है हालांकि हिसार शहर की बात करें, यहाँ से निर्दलीय विधायक हैं सावित्री जिंदल, और इससे पहले की बात करें, पुरानी हिस्ट्री की बात करें, तो हमेशा से जिंदल परिवार जो है हिसार शहर में अपनी सरकार चलाता रहा है, क्योंकि जिंदल परिवार की बेहद खास शकुंतला राजलीवाल जो हिसार की पहली मेयर बनी थी, और जिंदल परिवार का जो है कहीं ना कहीं दबदबा जरूर रहता है हिसार की सरकार बनाने में, शहर की सरकार बनाने में। तो इस बार भी देखना यह होगा, हालांकि जिंदल की तरफ से बीजेपी को समर्थन दिया गया है। अब की बार देखना यह होगा कि जिस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री थे, उनके सामने खुद निर्दलीय तौर पर उतरी थी, क्या अब की बार फिर इस निगम चुनाव में जिंदल परिवार की तरफ से जो है बीजेपी के सामने अपना कैंडिडेट उतारा जाता है? नहीं, अगर जिंदल परिवार तो मुकाबला रहेगा, ये समस्या होगी, क्योंकि जिंदल परिवार का जो दबदबा हिसार में कायम है, क्योंकि खुद उनके वोटर्स भी हैं, जिंदल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ वर्तमान विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब हिसार के लिए राह आसान नहीं। जी ठीक है कुलदीप, तो ऐसे में अगर हम बात करें
यहाँ पर मुद्दे जो जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिन मुद्दों पर वोटिंग के लिए पहुँचेंगे प्रत्याशी जनता के बीच में, और तमाम वादे जो है वो किए जाएंगे, क्योंकि मुद्दे यहाँ पर वो होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं और लोग जो है अपने घरों से बाहर कदम रखें या घर पर ही रहें, तो ऐसे में उस वक्त भी वो मुद्दे जो है जहन में जनता के कहीं ना कहीं रहते हैं। गोहित, गुरुग्राम के कौन से मुद्दे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो जनता है वो गुरुग्राम में कई समय से जो है वो त्रस्त होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि गुरुग्राम में अगर सफाई व्यवस्था की बात करें, अगर सीवर की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो गंभीर समस्या इस वक्त लोगों के लिए बनते हुए नज़र आ रही है। हर वक्त गुरुग्राम की सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई नज़र आती है। साथ ही सीवर का पानी जगह जगह भरा हुआ है, जो लोगों के घरों के अंदर भी घुसता हुआ नज़र आता है, जिसको लेकर लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। अधिकारियों से लगातार वो शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उसका हल जो है वो होता हुआ नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं अब जो जनता है वो अपने एक प्रत्याशी जो है वो चुनने के लिए इंतजार कर रही है, जो उनके मुद्दे को उठा सके, और शहर की जो सरकार है वो चुनने के लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर बात करें बिजली के तारों की, तो बिजली के तार भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर खंभों में लोगों के घरों के बाहर लगे हुए हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, गुरुग्राम की बात करें, चाहे मानेसर की बात करें, तो जिसको देखकर जनता जो है वो वोट करेगी। और कहीं ना कहीं जनता ने अपना जो मूड है वो भी बनाया हुआ है, क्योंकि जनता का जब जनता से बात करते हैं तो जनता साफ तौर से, गुरुग्राम की जनता ये कहती है कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में अगर बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है वो उसको देखते हुए मतदान करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी जो है जनता के काम बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से अपील करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। हालांकि सरकार की तरफ से जो है वो डेली एक बैठक जनता के साथ की जाती है, पर कहीं ना कहीं उसमें भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता। तो जनता जो है वो मुद्दे देख के वोट करेगी, और इस बार ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसको चुनती है और किसकी सरकार बनाती है। कोई अगर ऐसे में हम बात करें, आवारा पशुओं का मुद्दा भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा रहा है। शहरों में आवारा पशुओं का मुद्दा सबसे अधिक रहा है, जिसको लेकर लगातार अलग अलग क्षेत्रों से शिकायतें भी जो है वो सुनी जाती हैं। सफाई की व्यवस्था हो, कूड़े को उठान को लेकर व्यवस्थाएं हों, या फिर आवारा पशुओं को लेकर हों, ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये वो समस्याएं हैं जो प्रमुखता से लोग उठाते रहे हैं, हरियाणा की जनता उठाती रही है। ऐसे में दिनेश के पास हम जाना चाहेंगे। दिनेश, रोहतक के क्या कुछ मुद्दे हैं? प्रत्याशियों के चेहरों को अगर एक तरफ कर दिया जाए, या फिर किसका दमखम ज्यादा नजर आता है किस इलाके में, या फिर विधानसभा और लोकसभा के जो परिणाम सामने आए उनके असर को भी एक तरफ कर दिया जाए, तो जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, जो वाकई में बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है, उन मुद्दों की अगर हम बात करें तो कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, रोहतक की बात करें तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग काफी दुखी हैं, काफी पछता रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से विधानसभा के चुनाव हुई, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हुए, नेताओं ने खूब चुनावी वायदे किए थे। अब सरकार को 2 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके भी लोगों का ये कहना कि उनकी समस्याएं जबकि तस बनी हुई है। हालांकि कल ही हमने लोगों से बातचीत की थी, अलग अलग मुद्दे इस शहर में है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि शहर में करीबन 500 के करीब डेयरियां एक जगह पर है, और उनका जो मलबा है वो डेयरी संचालक उन्हीं नालियों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से नालियां चौक होती हैं, और जो सीवर का गंदा पानी है दुकानों के बाहर, सड़कों के बाहर, घरों के बाहर फैलता रहता है, जिससे बदबू के अलावा, बीमारियों के अलावा लोगों के जो दुकानें हैं वो बंद होने की कगार पर है। तो हम बार बार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, मुद्दे सुन रहे हैं, और मुद्दों को सुलझाने के लिए जो पार्षद पिछली बार उनसे वोट लेकर गए थे, वायदा करके गए थे, उन्होंने आखिर कहां तक क्या काम किया, नगर निगम के अधिकारियों ने क्या काम किया, इन सभी पर हमने चर्चा की। लेकिन लोगों का यही कहना है कि नेता एक बार वोट लेकर दोबारा उनके पास नहीं आते, जो मुद्दे हैं वो ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। साथ ही संजीव, कुलदीप और गोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये थे मुद्दे जो ज़मीनी स्तर पर गरमाए हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में, जैसे जैसे प्रत्याशी जनता के बीच में पहुंचेंगे।